यूएस जो है अपर एज लेने की कोशिश कर रहा है या फिर इसराइल। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि ईरान ने टेस्ट किया है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट द वाटर। ईरान ने देखा है कि मैं एक कोशिश करता हूं कि इसराइल बाज नहीं आ रहा है, तो मैं इसराइल पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। तो उसमें ईरान काफी हद तक कामयाब हुआ। कैसे हुआ है कामयाब? आप रिएक्शंस देखिए इसराइलियों के क्या है वहां से ईरानियन स्ट्राइक के बाद। दोनों मिले हुए अंदर खाने। तो ईरान ने यह दिखा दिया कि अब यह सब चीज जो है तुम्हारा ड्रामा चलने वाला नहीं है, और अब मैं जो है स्ट्राइक इसराइल पर करूंगा और मैं रुकूंगा नहीं। तो ये एक ईरान ने दिखाने की कोशिश की है, ये ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो दोनों तरह के सवालात लोगों के जहन में आए होंगे, इनका पहला जवाब तो ये है, मजदूरों के हुकूक, फलां के हुकूक। भाई जो है कम्युनिज्म मार्क्स वगैरह लेकर के आए लेट 19th सेंचुरी में, उससे 1000 साल पहले हुजूर कह चुके थे कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। तो ये जो बड़े बड़े सिविल राइट्स इनकी है, तो कुल मिलाकर मैं ये पूरे जो है कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को इस्लाम का चुराया हुआ माल बोलता हूं। सीधी सी बात है। उनको बंद कर दिया जाएगा, यानी सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि जो इजराइल से कारोबार कर रहे हैं, इजराइल के साथ आ जा रहे हैं, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सूरत हाल हमारे साथ जुड़ गए अब्दुल वाहिद साहब। मैं उन्हें स्क्रीन पर ले लूंगा और फिर उनसे भी जानूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हमारे साथ जुड़ गए अब्दुल वाहिद साहब। अब्दुल वाहिद साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट पर एक रिसर्चर की हैसियत रखते हैं। तमाम चैनलों पे जाते हैं और बहुत ही मुतवाज़िन गुफ्तगू करते हैं। तो मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले यही कि ये जो नया दौर शुरू हुआ है जंग का, इसको आप जंग मानते हैं अब्दुल वाहिद साहब? कैसे इसे देखते हैं अब्दुल वाहिद साहब, और क्या अपडेट्स हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई आपका, और जितने नाजरीन वगैरह सब लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज मैं सुबह से इसको देख रहा हूँ क्लोजली, और कल जो है मिडनाइट जिस तरह से ईरान ने स्ट्राइक किया इसराइल पर बहुत सारे मकामात पर, हैफा वगैरह में जो कुछ दिखाया गया कि वहाँ पे एक जो पावर प्लांट है इसराइल का, उसको ईरानियन मिसाइल ने हिट किया, और उसके जवाब में फिर इसराइल ने भी स्ट्राइक किए। और वो सब जो है, तो उसके बाद फिर ये तकरीबन भारतीय समयानुसार शाम के 4-5 बजे तक ये सब बातें आ गई कि भाई ईरान और इसराइल दोनों जो है अब एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि भाई मैंने दोनों से बात की है कि फर्दर एस्केलेशन ना हो, और हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं आज मॉर्निंग से, तो बहुत सारे वर्जन हैं जो कि हमारे नाज़रीन को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनके जहन में भी बहुत सारे सवालात उठ रहे होंगे कि भाई ये क्या था, ईरान ने ये कौन सी हरकत की कि ईरान ने मान लीजिए सपोज कुछ मिसाइल वगैरह दागे, तो एक मिसाइल नाबलस में भी गिरा वेस्ट बैंक में, जहां यहूदी सेटलर्स रहते हैं, जिन्होंने फलस्तीनियों को तशद्दुद के जरिए से वहां से हटाया है बुलडोजर वगैरह चला के, और उनके घरों पर कब्जा करके रह रहे हैं। वैसे तो पूरे का पूरा इसराइल ही फलस्तीनियों के घरों पर कब्जा करके कायम किया गया है, असलियत तो ये है। लेकिन बहरहाल तो ये सब जो है ईरान ने आज किया, लेकिन वो उतना हैवी जो है इस तरह की स्ट्राइक नहीं थी। गालिबन ईरान का कहना यह था, या फिर ईरान ये दिखाना चाह रहा होगा कि भाई हद से आगे इसराइल न बढ़े, वरना हम बहुत ज़्यादा हैवी अटैक भी करेंगे। तो ये एक हुआ। लेकिन उसके बाद जो इसराइल ने अटैक किया, तो इसराइल ने ईरान की राजधानी पर भी मिसाइल दागे, और ईरान की राजधानी से भी धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए। उसके अलावा जो इस्फहान वगैरह में इधर उधर जो है कुछ प्लांट्स वगैरह थे ईरान के, जिनको पहले भी स्ट्राइक किया अमेरिका वगैरह ने, तो उन पर भी दोबारा। तो जाहिर है कि कोई जानी नुकसान ईरान में भी नहीं हुआ, और किसी तरह के जानी नुकसान की इतला इसराइल से भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि एक सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ मैंने देखी, जिसके ऊपर काफ़ी बहस चल रही है, वो ये थी कि भाई ईरान को इस तरह के जो है इसकी ज़रूरत क्या थी? अब तक ईरान अपर हैंड लिए हुए था, लेकिन जब इसराइल ने जवाबी कार्रवाई किया, तेहरान को भी किया हिट, तो अब जो है क्या ईरान ने उसके बाद फिर स्ट्राइक क्यों नहीं आई? हालांकि आईआरजीसी का एक बयान था कि अब हम जो है 1 हफ्ते तक रुकेंगे नहीं, इसराइल पर मिसाइलों की बौछार जारी रहेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ है, तो शायद आज रात में हो, या फिर अगर नहीं हुआ है तो क्या ये फिर वो जो है, तो फिर ये क्या था? क्या ये ईरान की प्रेशर टैक्टिक्स थी? अगर ईरान की प्रेशर टैक्टिक्स थी, फिर तो ईरान जो है नाकाम हो गया उसके अंदर।
भाई क्या उसके बाद इसराइल के लेबनान पर हमले रुके? नहीं रुके। गजा पे हमले रुके? नहीं रुके। कहीं और हमले रुके? नहीं रुके। इवन उसने ईरान के कैपिटल को भी टारगेट किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल थी कि अभी तक ईरान अपर हैंड लिए हुए था, लेकिन इसके बाद ऐसा लगता है कि ईरान को जो है थोड़ा सा यूएस जो है अपर एज लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसराइल। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि ईरान ने टेस्ट किया है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट द वाटर। ईरान ने देखा है कि मैं एक कोशिश करता हूं कि इसराइल बाज नहीं आ रहा है, तो मैं इसराइल पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। तो उसमें ईरान काफी हद तक कामयाब हुआ। कैसे हुआ है कामयाब? आप रिएक्शंस देखिए इसराइलियों के क्या है वहां से ईरानियन स्ट्राइक के बाद। इसराइलियों के जो रिएक्शंस आए हैं, इसराइली मतलब यहूदी, उनके जो रिएक्शंस आए हैं वो ये कि कुछ लोग तो ये थे कि भाई हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, ईरान ने जो कुछ किया उसका जवाब इसराइल ने दिया। लेकिन जो ज्यादातर रिएक्शंस थे वो ये थे कि भाई ये तो जो है नेतन्याहू जब तक है तो ये तो अमन कायम होने नहीं देगा, तो क्या हम भागते रहेंगे? गर्मियां हैं, हम लोग जो है साहिल के किनारे आए थे, कुछ एंजॉय करेंगे, लेकिन नेतन्याहू की वजह से हम वो सब भी नहीं कर पा रहे हैं। छुट्टियां हैं बच्चों की, फैमिली लाइफ हमारी स्मूथली चल नहीं पा रही है नेतन्याहू की वजह से। तो ये बहुत सारे इसराइलियों का ऐसा भी मानना है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये दोनों पहलू हैं। अब एक्चुअली क्या है? तो मेरा जो है अपना असेसमेंट ये है कि ईरान ने अमेरिका को उसके अंदाज में जवाब देने की कोशिश की है। अमेरिका को उसके अंदाज में जवाब देने की कोशिश किया है। अमेरिका भी बातचीत करता रहता है और अपने हमले जारी रखता है। ईरान ने बोला है कि तुम हमसे बातचीत कर रहे हो लेकिन उधर इसराइल को खुली छूट दिए हुए हो, सिर्फ जबानी जमा खर्च है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बयान आता है ट्रंप का कि मैंने आज जो है बहुत बुरा भला कह दिया नेतन्याहू को, आज तो मैंने डांट दिया, मैंने तो ये सब बोल दिया, हालांकि दोनों मिले हुए अंदर खाने। तो ईरान ने ये दिखा दिया कि अब ये सब चीज जो है तुम्हारा ड्रामा चलने वाला नहीं है, और अब मैं जो है स्ट्राइक इसराइल पर करूंगा और मैं रुकूंगा नहीं। तो ये एक ईरान ने दिखाने की कोशिश की है, ये ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो दोनों तरह के सवालात लोगों के जहन में आए होंगे, इनका पहला जवाब तो ये है। दूसरा ये है कि अगर हम पूरे दुनिया का एक सरसरी जायजा लें, रैंडमली अगर हम देखें कि भाई क्या है, तो उसके अंदर हमें दो तीन चीजें देखने को मिलती हैं। हमें अक्सर लगता है कि भाई फला जो है ये वाला गैंग है, ये वाला गैंग है। सबसे बड़ी चीज जो पूरी दुनिया के लिए समझने की है कि इस वक्त पूरी दुनिया का वेल्थ किसके पास है। जिन जिन कंट्रीज के पास वेल्थ है, चाहे वो किसी तरह का हो, किसी के पास माइंस हैं, कोल माइंस हो, किसी के पास गोल्ड माइन है, किसी के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो भी है, उन सब पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की वेस्ट की एक पॉलिसी है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अलावा वेस्ट के पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं था। आप बताइए कि जो दुनिया का आर्ट और कल्चर और इसका जो हब माना जाता है, या जो हम बोलते हैं कि दुनिया के मज़ाहिब जहां से, तो आप बताइए कि कभी क्या यूरोप की सभ्यता पढ़ाई जाती? इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती। सभ्यता किसकी पढ़ाई जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी इराक की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, भारत की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन। इवन दुनिया का जो सबसे पहला अखबार निकलना शुरू हुआ, पेपर जिसकी खोज हुई, वो भी चीन के अंदर हुआ। जितने बड़े बड़े, अगर हम दीनी नुक्ते नज़र से देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ आए? फ़लस्तीन में आए, इधर आए। यूरोप के अंदर क्या हुआ? अरस्तु वगैरह, और अगर आप यूनान को छोड़ दें तो पूरे यूरोप के पास अपना क्या है नजरिया? कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि सिवाय मशीनों के इजाद के, इंसान के जो बेसिक इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए यूरोप के पास क्या था? कुछ भी नहीं। तो वो जो है, चूंकि वहां एक डार्क एज था, एक चर्च का और वहां के रूलिंग क्लास का एक नेक्सस था जो लोगों पर जुल्म करते थे, उस नेक्सस को जब जो है इस्लाम आया तो उसने खत्म कर दिया। लेकिन जब उसी तरह की बुराइयां मुसलमानों में आ गई, उन्होंने इस्लाम तर्क किया, तो फिर अल्लाह ताला दूसरों को ले आया। कम्युनिस्ट आ गए जिन्होंने इस्लाम का ही चोरी किया हुआ प्रोडक्ट बेचना शुरू किया कि भाई मजदूरों के हुकूक, फला के हुकूक। भाई जो है कम्युनिज्म मार्क्स वगैरह लेकर के आए लेट 19th सेंचुरी में, उससे 1000 साल पहले हुजूर कह चुके थे कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। तो ये जो बड़े बड़े सिविल राइट्स इनकी है, तो कुल मिलाकर मैं ये पूरे जो है कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को इस्लाम का चुराया हुआ माल बोलता हूँ, सीधी सी बात है। बहरहाल,
जिनको एग्री करना है करें, न करना है न करें, आई स्टैंड विद माई वर्ड्स। अब आते हैं दूसरी बात पर कि भाई क्या है मामला। ईरान से जो थ्रेट मिला है इनको इस पूरे रीजन के अंदर, जिसके पास वेल्थ भी है और वो कब्जा करने नहीं दे रहा है। यूरोप को या अमेरिका को ईरान से कोई वैसा नहीं है कि भाई वो ईरान को डिसलाइक करते हैं और वहां की आवाम को जो है वो बिल्कुल जुल्म करना चाहते, नहीं। उनका असल इशू ये है कि भाई वो जहां कहीं गए, अरब के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना ली, वेनेजुएला के अंदर आप देख ही रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारे ममालिक के अंदर उन्होंने बना लिए। ये ईरान कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है? कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा ईरान? उसका बेसिक रीजन ये है कि वहां जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया वो पीपल लेड था। पब्लिक के शऊर को सबसे पहले बेदार किया गया। जब वो शऊर बेदार हुआ तो पब्लिक के अंदर से वो तब्दीली आई। मुझे याद है बचपन में 2 मैगजीन ईरान की आया करती थी, एक थी तौहीद और एक का नाम था राहे इस्लाम। आपने भी देखा होगा मुमताज भाई। उस वक्त जो है खुमैनी साहब बाहयात थे, खामनेई साहब गालिबन या कोई और मेहदी थे, वजीर आजम थे, और हमने सबसे ज्यादा मेरे घर में भी पाबंदी से आती थी, मेरे घर में पाबंदी से आती थी। बड़े साइज का वो रसाला होता था, बड़े साइज का रसाला होता था, और इंग्लिश के अंदर आता था महजूबा। उसमें खामनाई साहब का फोटो बना रहता था। वो जो है एडिटर थे तौहीद के, जी, एडिटर इन चीफ, क्योंकि उस वक्त जो है चूंकि इमाम खुमैनी खुद थे तो ये जो है एक सेकेंडरी पोजीशन थी आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की। बहरहाल तो उसमें जो है तो वो सब जो मैगजीन्स वगैरह, और उसके बाद फिर आया इस्लामी जमहूरिया ईरान का आईन, तो वो भी हमने बचपन में बहुत सारी देखा कि भाई वो सब जो है तो इस तरह से, तो वो चूंकि पीपल लेड था। तो आप देखिए कि पूरे दुनिया के अंदर जो क्राइसिस है, मैंने जो कई बार नियो नेशनलिज्म और इसकी जो बात की है, और दुनिया की अवाम और ईरानी अवाम, इनमें क्या फर्क है? इसमें मुस्लिम अवाम भी आते हैं पूरे दुनिया के। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मलेशिया सप्लाई कर रहा है आर्म्स वगैरह इसराइल को फलस्तीन की जंग के बावजूद। क्या उससे फलस्तीनियों का कत्लेआम नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। कहने के लिए डेमोक्रेसी मलेशिया में। एक मुसलमान भी खड़ा हुआ अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई मलेशिया गवर्नमेंट इसराइल को सप्लाई आर्म्स की किस लिए कर रही है? इंडोनेशिया के अंदर भी ये डेमोक्रेसी, एक प्रोटेस्ट दिखाई दिया आपको? ऐसे ही बहुत सारे ममालिक हैं, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, मुत्तहदा अरब इमारात है, तो ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं, मिस्र है, तुर्किया है, खलीफतुल मुस्लिमीन। तो अब जो है तो कुल मिलाकर यह है कि वो डिफरेंस क्या है ईरान का? ईरान का जो डिफरेंस है वो ये है कि वहां की अवाम बाशऊर है, और जब अवाम बाशऊर होती है तो फिर वहां पे इस तरह का तख्ता पलट जैसा अमेरिका चाहता है वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए वहां इस तरह की पाबंदियां लगाई गई 40 साल से। और ईरान को भी मालूम है कि ये पूरी सूरत हाल क्या है, तो उसने जो इनकी नब्ज पकड़ी हुई है ईरान ने, वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। उसको लगा कि तुमने हम पर 47 साल पाबंदियां लगाई, वो जितने सैंक्शंस थे अकेले ईरान ने झेला, लेकिन जब ईरान ने पाबंदी लगाई तो पूरी दुनिया झेल रही है। तो ये फर्क है। वो ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि तुम्हारी पाबंदियों से सिर्फ ईरान मुतासिर हुआ, लेकिन जब ईरान ने पाबंदी लगाई तो पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। तो ये जो है ईरान ने एक नैरेटिव चेंज किया है। अब इसमें देखना यह है कि थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज जिनके रूलर्स जो है, जो लंपटाधीश हैं, क्या वो लंपटाधीश, मैं सीधे बोलता हूं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बहुत साफ गोई से अपनी बात रखता हूं, वो जो है मेरा सीधा सीधा मानना यह है कि दुनिया सफर क्यों कर रही है, दुनिया के अंदर परेशानी क्यों है? जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है ये हमेशा कंफ्यूज रहती है, और जो जितना बड़ा जाहिल है वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, झूठ भी बोलेगा तो इतने बड़े उससे कि लोगों को लगेगा कि भाई साहब बिल्कुल गंगा नदी में ही आए थे सिकंदर, वो भले ही जो है सिंध और पंजाब से ही भाग गया हो। तो अब लोग मानते हैं कि भाई साहब बिल्कुल आया था। तो कुल मिलाकर यही है कि एक बार मैंने भी जो है, रावधारी सिंह दिनकर, मुझे मालूम था कि वो मुजफ्फरपुर में पैदा हुए, लेकिन मैंने एक बहुत बड़े इतिहासकार की स्पीच सुन ली कि भाई साहब बलिया जिले में कर्म भूमि थी, जबकि वो बलिया गए भी नहीं। तो मुझे लगा कि भाई बहुत बड़े ओहदे पर हैं फायज, और तो मैंने जो है एक क्वेश्चन में मैंने मार्क कर दिया कि भाई बलिया जो है ये था, और उसके अंदर बलिया ऑप्शन भी था।
अब वो बाद में मालूम हुआ कि भाई मेरा जो सोचना था मुजफ्फरपुर ही ठीक था, ये तो मैं गलत लगा के आ गया। तो कई बार दुनिया के परम ज्ञानी इतिहासकार की बात भी सुनने के बाद जो है नतीजा ये वाला निकलता है। तो वही है कि एक आदमी जो है इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, तो मेरा ये मानना है और मैं प्रोवोक करता हूं कि जितने इंटेलेक्चुअल हैं उनको भी साफगोई से बोलना चाहिए। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, रामधारी सिंह दिनकर का ही है। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। चुप गलत फैसले करा देगी बोलिए वरना मसला होगा। तो ये है सूरत हाल। तो इंटेलेक्चुअल क्लास को साफगोई का मुजाहरा करना चाहिए, कंफ्यूजन के शिकार ना हो, नहीं ये भी ठीक है वो भी ठीक है फला भी इस ठीक है। वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अब्दुल वाहिद साहब, मैं यहाँ पे रुकूंगा। नसीर उद्दीन साहब ने लिखा है ईरान पर हमले में अमेरिका शामिल है, पूरी तकनीक जानकारी भी दे रहा है, डबल गेम खेल रहा है अमेरिका, ये खबर आ रही है। और इसके अलावा इजराइल ने कहा है कि आगे से ईरान पर हमला न करने का ऐलान किया है। लेकिन ये ऐलान किस तरह, हमारे साथ शौकत भारती